हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में प्रॉब्लमेटिक सोइल का इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था। उसमें सोइल रिएक्शन और पीएच को देख लिया था। आज इस वीडियो में हम एसिडिक सोइल को देखेंगे। एसिडिक सोइल क्या है, कैसे एसिडिक सोइल्स बनती हैं, इंडिया में कहाँ कौन कौन सी जगह पे एसिडिक सोइल मिलती हैं, एसिडिक सोइल को हम कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। उससे पहले जो कल वाला वीडियो था उसमें किसी को कोई दिक्कत है तो सबसे पहले देख लेते हैं एसिडिक सोइल, या हम इसको बोल सकते हैं एसिडिटी। एसिडिक सोइल या एसिडिटी समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं, एसिड और बेस। एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। एसिड वो होता है जो अपने हाइड्रोजन आयन या हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन डोनेट कर दे, और बेस वो होता है जो हाइड्रोजन आयन और जो प्रोटॉन है आपके उनको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर ले, तो वो कहलाएगा आपका बेस। कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, एसिड और बेस से रिलेटेड। फिर आता है, फिर नेक्स्ट अपना सोइल एसिडिटी क्या है। सोइल एसिडिटी, सोइल एसिडिटी क्या होती है, इस पे अपने को कई बार पूछ लेता है। तो सोइल एसिडिटी को अगर अपन डिफाइन करें तो ऐसा सोइल सिस्टम आपका जो क्या करे, हाइड्रोजन आयन डोनेट करने का कैपेसिटी रखता हो। तो हाइड्रोजन आयन डोनेट करने की कैपेसिटी रखने वाली सोइल क्या कहलाएगी, एसिडिक सोइल या सोइल एसिडिटी। सोइल एसिडिटी को मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं, पीएच से इसको मेजर कर लिया जाता है। पीएच के बारे में पिछले वीडियो में हम अच्छे से देख चुके हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिडिक सोइल या सोइल एसिडिटी। एसिडिक सोइल वो सोइल होंगी जिनमें हाइड्रोजन व एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट होंगे। तो इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। पहला, एसिडिक जो सोइल्स होंगी उनमें हाइड्रोजन और आपका जो एल्यूमिनियम आयंस हैं इनका कंसंट्रेशन हाई रहेगा। दूसरा, इन सोइल का बेस सैचुरेशन है वो हमेशा डिक्रीज रहेगा, मतलब इन सोइल का बेस सैचुरेशन हमेशा लेस रहेगा। और तीसरा, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है इन सोइल की, एसिडिक सोइल की, वो भी हमेशा कम रहेगी। और कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम आयंस हैं, इनकी अवेलेबिलिटी भी इन सोइल के अंदर कम रहती है। इसके अलावा इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि लो पीएच होगा। हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम आयन इसके अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। लो बेस सैचुरेशन होगा, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी कम होगी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम कम होगा। आपका एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज ये सब ज़्यादा होंगे टॉक्सिक कंटेंट में हमें। इसके अलावा इसमें 1:1 टाइप, लाइक जैसे क्योलिनाइट है, आपका 2:1 में इलाइट है, इस टाइप के मिनरल्स डोमिनेंट रहेंगे। ये होता है एसिडिक सोइल के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो एसिडिक सोइल्स हैं आपकी, इन एसिडिक सोइल्स को पीएच के लिए एक क्राइटेरिया रखा गया। जो आपका यूएसडीए है उसने बोला कि सोइल के क्लासिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन के लिए आपको पीएच रेंज रखना है 5.5 और एक 5.5 से लेके 6.5। 0.5 वाली होगी वो एक्सट्रीमली एसिडिक होगी, या हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्गली एसिडिक से लेकर के आपका मॉडरेटली एसिडिक होगी। और 5.5 से 6.5 तक आपका मॉडरेट से स्लाइटली एसिडिक सोइल्स होंगी। ये यूएसडी का क्लासिफिकेशन था। तो
तो USDA क्या करता है, ये नॉर्मली USDA लेस देन 5.5 वाली सोइल है उनको एसिडिक सोइल के क्राइटेरिया के अंदर रखता है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में जीनेसिस एंड द सोर्स ऑफ सोइल एसिडिटी। नेक्स्ट जीनेसिस मतलब ये सोइल का ओरिजिन कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई इन सोइल की, कैसे ये सोइल बनी, तो उसके पीछे और उनका सोर्स क्या है सोइल एसिडिटी का। तो सबसे पहला रीजन तो इनका पेरेंट मटेरियल। आपका जो पेरेंट मटेरियल है अगर एसिडिक है तो आपकी सोइल एसिडिक बनेगी। जैसे पेरेंट मटेरियल कौन सा होती हैं, रॉक्स होती हैं। तो जो आपकी रॉक्स हैं वो अगर ग्रेनाइट है तो उससे जो सोइल बनेगी वो बनेगी एसिडिक सोइल। तो सबसे पहला और मेन रीजन तो है जीनेसिस का पेरेंट मटेरियल। सेकेंड जो इसका रीजन है वो है आपका बेस सैचुरेशन। अगर आपका सोइल का बेस सैचुरेशन डिक्रीज होता है, सारे के सारे बेस पानी के साथ में घुल के डाउनवर्ड मूव कर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है सिर्फ हाइड्रोजन एल्यूमिनियम आयन रह जाता है। इसकी वजह से इनका कंसंट्रेशन जैसे ही हाई होगा यहाँ पर आपकी एसिडिक सोइल बन जाती है। तो दूसरा रीजन हो गया आपका बेस सैचुरेशन। तीसरा इसका जो रीजन है वो है आपका हाई रेनफॉल, टेम्परेचर, वेजिटेशन, ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, और वेजिटेशन ये भी आपका एसिडिक सोइल बनाते हैं। इसके अलावा चौथा फैक्टर है एसिडिक फर्टिलाइजर का यूज। एसिडिक फर्टिलाइजर में जैसे कि आपका अमोनियम सल्फेट आ गया, अमोनियम नाइट्रेट आ गया, ये सब के सब एसिडिटी कोज करते हैं। कैसे कोज करेंगे, जब आपका मान लीजिए ये आपकी क्ले सरफेस है, ठीक है, इस क्ले के सरफेस पे कैल्शियम आयन है, आपने इसमें अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र डाल दिया। अब होगा क्या कि जो क्ले का जो सरफेस है यहाँ पर तो आ जाएगा अमोनियम आयंस सारे के सारे, और आपका कैल्शियम और सल्फेट रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, कैल्शियम सल्फेट बना लेंगे, और ये कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा आपका लिस्ट डाउन। तो आपके इस क्ले सरफेस पे क्या बचेगा, अमोनियम आयन, और ये अमोनियम आयन क्या करेंगे, एसिडिटी कोज करेंगे। पांचवा है ह्यूमस। ह्यूमस में क्या होता है, आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, फिनोलिक ग्रुप होता है। आपका जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो ह्यूमस की डिकम्पोजिशन के अंदर फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका CO2। इसका मतलब CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, CO2 का लेवल बढ़ गया, CO2 का लेवल बढ़ गया तो अब यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस होगी, और उस हाइड्रोलाइसिस से आपका pH क्या है, डाउन हो जाएगा। ये है फिफ्थ रीजन ह्यूमस। उसके अलावा सिक्स्थ रीजन है आपका एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल्स। एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल्स क्या करते हैं, आपके वाटर से रिएक्ट कर लेंगे। एल्यूमिनोसिलिकेट जब वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं तो वाटर से रिएक्शन करने के बाद में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, और वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो बनाएंगे, उसके अलावा एक हाइड्रोजन मोलिक्यूल बाहर छोड़ देते हैं सोइल सॉल्यूशन के अंदर। उसकी वजह से आपकी सोइल में एसिडिटी कोज हो जाती है। तो ये हो गया जेनेसिस एंड द सोर्स ऑफ सोइल एसिडिटी। ये सारे फैक्टर थे, कौन कौन से थे, एक तो आपका एसिड पेरेंट मटेरियल पहला रीजन, दूसरा आपका बेस सैचुरेशन डिक्रीज हो रहा था, तीसरा आपका फर्टिलाइजर यूज, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट आपने यूज कर लिया। चौथे नंबर पे आप ले लीजिए ह्यूमस। ह्यूमस के अंदर CO2 का लेवल बढ़ने पे हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे, और उससे सोइल का pH क्या होगा, आपका डाउन चला जाएगा। उसके अलावा एल्यूमिनोसिलिकेट्स को ले लीजिए। एल्यूमिनोसिलिकेट में क्या होगा कि आपका जो वाटर है वो एल्यूमिनोसिलिकेट से रिएक्शन करेगा। देखिए एल्यूमिनोसिलिकेट का कहानी बनाओ, ये एल्यूमिनियम आयन है, ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो एक तो बना लेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और एक हाइड्रोजन आयन बच गया ना H+, ये आ गया सोइल में, ये हाइड्रोजन आयन आपका एसिडिटी कोज कर देगा। तो ये हो गया एल्यूमिनोसिलिकेट उसका रीजन एसिडिटी कोज करने का।
ये हो गया आपका जीनेसिस एंड द सोर्स ऑफ सॉइल एसिडिटी। अब इसका नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है अकरेंस। कहाँ कहाँ पर ये सॉइल मिलती हैं, कितना एरिया इसका है, वो सब दोनों इसमें आ जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसिडिक सॉइल। कहाँ कहाँ कितने एरिया में ये सॉइल हैं, कौन कौन से टाइप की एसिडिक सॉइल प्रेजेंट है कौन से एरिया में, वो हम यहाँ पे देखते हैं। अकरेंस की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द जितनी भी सॉइल्स हैं सब सॉइल्स में एसिडिक सॉइल आपको मिल जाएगा एक्सेप्ट ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को छोड़ करके आपकी सारी सॉइल्स के अंदर क्या होगी, एसिडिक सॉइल हो सकती है, पहला बात। दूसरी बात इसके अंदर ये है, सबसे ज़्यादा एसिडिक सॉइल आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिलेंगी, फिर ईस्टर्न पार्ट में मिल जाएंगी, फिर कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा वगैरह में चली जाएगी, वहाँ मिल जाएगी, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में मिल जाएगी। बट कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे एसिडिक सॉइल ना के बराबर है, जैसे आपका राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, अंडमान निकोबार है। ये वाला जो एरिया है वहाँ पर एसिडिक सॉइल ना के बराबर है। अभी 2015 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग तो जीरो एरिया है हरियाणा के अंदर, आपके राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर और ये अंडमान निकोबार में, इनके अंदर सबसे ज़्यादा एरिया ईस्टर्न पार्ट में और नॉर्थ ईस्ट में बताया गया है एसिडिक सॉइल का। सबसे ज़्यादा एरिया देखे जाएं तो सबसे ज़्यादा है आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे मणिपुर के अंदर, सेकंड नंबर पे मणिपुर में है, फिर आपके सिक्किम, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम, इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक सॉइल का एरिया बताया गया। आपका जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है और आपका जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, यहाँ पर फॉरेस्ट वाली एसिडिक सॉइल सबसे ज़्यादा है। और वैसे नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो सबसे ज़्यादा एसिडिक सॉइल के अंदर आ जाता है आपका आसाम, आसाम का और नॉर्थ ईस्ट का कुछ पार्ट है जो 21 मिलियन हेक्टेयर एरिया ऐसा है जो एसिडिक के अंदर आ रहा है। इसके अलावा लेस देन 4 pH वाली सॉइल, लेस देन 4 pH यानी आपकी पीट सॉइल, ये सॉइल भी अपने इंडिया में प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ मिलेंगी, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा के कुछ पार्ट में, इन वाले एरिया में आपको पीट सॉइल भी मिलेगी। इसके अलावा और भी कम pH पे चले जाएं, लेस देन 3 pH पे, तो आपकी मिल जाती है एसिड सल्फेट सॉइल, और ये सबसे ज़्यादा रिपोर्ट की गई है आपकी केरला में। उसके अलावा नया अभी इसको रिपोर्ट किया गया है, वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है 24 परगनास, इसके अंदर यहाँ पर भी एसिड सल्फेट सॉइल मिल रही है। सॉइल को छोड़ के सब सॉइल में एसिडिक सॉइल आपको मिल जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर आपके मणिपुर में है, सिक्किम में है। नॉर्थ ईस्ट में टोटल एरिया में जाके देखें तो आसाम के अंदर और आसाम वाले आसपास के एरिया में 21 मिलियन हेक्टेयर एरिया आपका एसिडिक में आ जाता है। फॉरेस्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, इस एरिया में सबसे ज़्यादा एसिडिक सॉइल प्रेजेंट है। पीट जो सॉइल है वो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन एरिया में प्रेजेंट है। और एसिड जो सल्फेट सॉइल हैं जिनका pH लेस देन 7 होता है, इनको केट क्ले या पोकली सॉइल्स भी बोला जाता है, और ये आपके केरला के अंदर और वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगनास के अंदर भी ये प्रेजेंट है। ये तो हो गया इसका अकरेंस। अब देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसिडिक सॉइल्स। तो एसिडिक सॉइल्स के अंदर ये बोल रहा है कि जितना अपना इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, उस टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 28% टोटल जियोग्राफिकल एरिया, इसका 28% आपका एसिडिक है। उस 28 में से 18.9
5% और दूसरी कौन सी सॉइल 9.3%। तो 9.3% जो है ये स्ट्रोंगली एसिडिक है। लेस देन 5.5 pH में, और ये आपका स्लाइटली एसिडिक है 5.5 से लेके 6.5। ये हो गया। इसके अलावा 49 मिलियन हेक्टेयर एरिया है आपका जो कि एसिडिक सॉइल में आता है। उस 49 में से 26 मिलियन हेक्टेयर एरिया और 23 मिलियन हेक्टेयर एरिया, 26 मिलियन हेक्टेयर एरिया लेस देन 5.5 pH में है और 23 मिलियन हेक्टेयर एरिया 5.5 से 6.5 में है। 2010 की जो रिपोर्ट है उसमें एरिया दिखा रखा है एसिडिक सोइल का 92 मिलियन हेक्टेयर, और ये 2015 के बाद की रिपोर्ट है जिसमें एरिया दिखा रखा है 49 मिलियन हेक्टेयर एरिया। इसका मतलब तो एसिडिक सोइल का एरिया फिर घट रहा है डेटा के अकॉर्डिंग। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड सॉइल्स। 7 टाइप का एसिडिक सॉइल बताया गया। कितने टाइप की? 7 टाइप की। ये सब एसिड सॉइल है। लेटराइट सॉइल, लेटराइटिक सॉइल 4.5 से लेके 6.5 के बीच में इनका पीएच चलता है। मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक हो गया, पोरजोलिक ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल होगी, फुट हिल सॉइल्स होगी, पीट सॉइल है जिनका पीएच कितना है लेस देन 4 के आसपास चलता है, वो वाली सारी सॉइल इसमें आ जाएंगी। ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, एसिड सॉइल। फिर आता है काइंड ऑफ सॉइल एसिडिटी, ऑफ सॉइल एसिडिटी। दूसरी जो एसिडिटी होगी वो आएगी पोटेंशियल एसिडिटी, या फिर हम उसको बोल सकते हैं रिजर्व एसिडिटी। और तीसरे टाइप की जो एसिडिटी आएगी वो आएगी रेजिडुअल। ठीक है। अब इन काइंड ऑफ सॉइल एसिडिटी में एक्टिव, पोटेंशियल एंड रेजिडुअल 3 टाइप के आ गए, और इन तीनों का प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? टोटल एसिडिटी हो जाएगा। एक्टिव एसिडिटी का रीजन क्या है कि आपका जो हाइड्रोजन और जो आपका एल्यूमिनियम आयन है वो सॉइल सॉल्यूशन में रहता है, इसके कारण एक्टिव एसिडिटी होती है। पोटेंशियल या रिजर्व एसिडिटी में क्या होता है कि आपका हाइड्रोजन व हाइड्रोक्सिल आयन क्ले सरफेस या सॉइल पार्टिकल सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है? एडजॉर्ब्ड हो जाता है। उसके कारण जो एसिडिटी होगी वो पोटेंशियल या रिजर्व्ड एसिडिटी होगी, और ये हमेशा एक्सचेंजेबल फॉर्म में रहेगा। ठीक है। तीसरा है रेजिडुअल एसिडिटी। ये दोनों एसिडिटी खत्म होने के बाद में सॉइल सॉल्यूशन में जो एसिडिटी आती है वो आती है रेजिडुअल एसिडिटी। रेजिडुअल जो एसिडिटी होती है ये होती है नॉन एक्सचेंजेबल एसिडिटी। इसमें ये होता है कि आपके हाइड्रोजन व एल्यूमिनियम आयंस जो हैं वो हाइड्रोक्सिल्स ग्रुप के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं या फिर परमानेंटली फिक्स्ड हो जाते हैं, वो कहलाएगी रेजिडुअल एसिडिटी। रेजिडुअल एसिडिटी होगी नॉन एक्सचेंजेबल। इसमें क्या है? आपका हाइड्रोजन एल्यूमिनियम आयन आपके जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उन सब के साथ में बॉन्ड बना लेते हैं और फिक्स हो जाते हैं, वो कहलाती है रेजिडुअल एसिडिटी। और इन तीनों एसिडिटी को अगर अपन प्लस कर दें तो वो आपकी क्या कहलाएगी? टोटल एसिडिटी। अब इसको एसिडिटी को थोड़ा, टोटल एसिडिटी हो गया तीनों का प्लस। अब इस एसिडिटी को थोड़ा और अगर आप समझना चाहें, एक्टिव एसिडिटी, पोटेंशियल एंड रिजर्व एसिडिटी सॉइल में कैसे आती है, देखिए ये है आपका क्ले का सरफेस। ठीक है। इस क्ले के सरफेस पे यहाँ हाइड्रोजन एल्यूमिनियम आयन के हैं आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये क्ले है, या आप बोल सकते हैं कोई भी 1:1 टाइप या 2:1 टाइप मिनरल्स है। इस पर ये हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन आपके क्या होंगे? फिक्स हो गए। इस वाले
यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयंस रहेंगे, ठीक है। इन पे फिक्स होके यहाँ पे जो एडजॉर्ब्ड होके रह रहे हैं ये कहलाएगी आपकी रिजर्व्ड एसिडिटी। और यहाँ पे है सोयल सॉल्यूशन, ये आपका क्या है, सोयल सॉल्यूशन। यहाँ पर भी हाइड्रोजन और आपके एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट होंगे वो एसिडिटी आपकी कहलाएगी एक्टिव एसिडिटी। ये हो गया आपका टाइप ऑफ एसिडिटी। हमने इसमें देख लिया एसिड सोइल क्या है, उनकी अकरेंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टाइप ऑफ एसिड सोइल्स क्या थी, टाइप ऑफ सोइल एसिडिटी क्या है। ये सारा एसिडिक सोइल का समझ में आ गया। एसिडिक सोइल बनने के रीज़न क्या हैं। अब आता है आपका, अगर आपकी सोइल एसिडिक हो गई या एसिड बन गई तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला आता है प्रॉब्लम्स ऑफ सोइल एसिडिटी। प्रॉब्लम्स ऑफ सोइल एसिडिटी। सोइल एसिडिटी होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। पहला टॉक्सिक इफेक्ट, सेकंड होगा न्यूट्रिएंट, पहला टॉक्सिक इफेक्ट हो जाएगा, सेकंड न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, और तीसरा हो जाएगा आपका माइक्रोबियल एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। माइक्रोबियल एक्टिविटी को, तो ये तीन हो गया। टॉक्सिक इफेक्ट में क्या होगा कि एसिडिक सोइल है तो मैंने बताया था हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो ये टॉक्सिक कंटेंट में हो जाएंगी, जिसकी वजह से प्लांट की जो रूट ग्रोथ है उसको एल्यूमिनियम अफेक्ट करेगा। दूसरा आपका आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, इन ये भी टॉक्सिक कंटेंट में हो जाएंगे, ये भी प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। मोलिब्डेनम की यहाँ पे डिफिशियंसी हो जाएगी, और लेस देन 5.5 pH पे आपका फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन ये भी डिक्रीज हो जाएंगे, तो ये प्लांट को मिल नहीं पाएंगे। इसके अलावा लोअर pH पे आपका जो फॉस्फोरस है वो फिक्स हो जाता है हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम आयंस के साथ में, तो फॉस्फोरस की एबिलिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। एक तो हो गया टॉक्सिक इफेक्ट, इसमें तो आ जाएगा आपका हाइड्रोजन एल्यूमिनियम आयन की टॉक्सिटी, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड कॉपर की टॉक्सिटी। दूसरा न्यूट्रिएंट एबिलिटी में यह आ गया कि आपका मोलिब्डेनम की एबिलिटी घट जाएगी, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर की एबिलिटी बढ़ जाएगी, और फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन की एबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये न्यूट्रिएंट एबिलिटी में देखिए आयरन का फेरस फॉर्म और मैग्नीज का मैग्नेस फॉर्म, मैग्नीज का मैग्नेस फॉर्म, ये दोनों टॉक्सिक लेवल में आ जाएंगे, और इस कंडीशन में आपके राइस प्लांट में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा ब्राउनिंग, वो इन दोनों की वजह से होता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के अंदर मोलिब्डेनम डिक्रीज हो जाएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम आपका डिक्रीज हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो भी आपके डिक्रीज हो जाएंगे। माइक्रोबियल एक्टिविटी में अगर देखा जाए तो एसिडिक सोइल में सिर्फ एंड सिर्फ आपका फंगस सर्वाइव कर सकता है, बाकी आपके बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज के लिए आपको अल्कलाइन पीएच चाहिए। तो अल्टीमेटली आपका फंगस इफेक्ट नहीं होगा, बैक्टीरिया इफेक्ट होगा। इसका मतलब अगर प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है तो उसको एजेक्टोबैक्टर और राइजोबियम चाहिए, और पीएच हो गया आपका एसिडिक तो इसकी ग्रोथ ही नहीं होगी, एजेक्टोबैक्टर और राइजोबियम बनेगा ही नहीं, माइक्रोबियल पॉपुलेशन होगी ही नहीं सोइल में, तो आपका नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। इस हिसाब से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आपकी सोइल एसिडिक हो जाती है तो। अब इसलिए हम क्या करें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो एसिडिक सोइल्स हैं उसके लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो एसिडिक सोइल के मैनेजमेंट में क्या करेंगे, या तो क्रॉप, ऐसी क्रॉप लो जो क्या करें,
टॉलरेंट हो, जैसे एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी को टॉलरेंट कर पाए, या फिर अमेंडमेंट यूज करो। अमेंडमेंट में मोस्टली लाइम यूज करते हैं। लाइम के अलग अलग सोर्स हैं सकते हैं। तीसरा, जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये कीजिए, जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। जहां आप अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट यूज कर रहे थे, उसकी जगह यूरिया यूज कर लीजिए। एल्कलिनिटी कोज करने वाले या पीएच बढ़ाने वाले फर्टिलाइजर आपको यूज करने चाहिए। ऐसी क्रॉप यूज करनी चाहिए जो कि एसिडिटी को टॉलरेट कर पाए, जैसे कि राइस लगा दीजिए, क्योंकि राइस लगाने पे आपका सोइल न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। पीएच, सोइल का पीएच धीरे धीरे राइस लगाने पे न्यूट्रल में चला जाएगा, तो वहाँ आप राइस लगा सकते हैं। दूसरा है अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट में आते हैं लाइम। अब देखिए लाइम के कौन कौन से टाइप हैं जो हमें यूज करना चाहिए। तो मेन एसिडिक सोइल में लाइम ही आता है। लाइम के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो है हमारे पास लाइमिंग मटेरियल। इसमें लाइमिंग मटेरियल, कौन कौन से लाइमिंग मटेरियल हमें यूज करने चाहिए। तो एक तो हम यूज कर सकते हैं लाइमस्टोन, दूसरा यूज कर सकते हैं हम बेसिक स्लैग, ये स्टील इंडस्ट्री से निकलता है। पेपर मिल स्लज, इसको बोलते हैं लाइम स्लज। फिर इसके अलावा यूज कर सकते हैं स्लैग्ड लाइम या फिर बर्न्ड लाइम। लाइम का फॉर्मूला तो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लैग्ड लाइम का है कि जब बर्न्ड लाइम आपका वाटर से रिएक्ट कर लेगा तो वो बना लेगा कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, ये कहलाएगा आपका स्लैग्ड लाइम। इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं रॉक फॉस्फेट, उसमें आपका फॉस्फोरस का सोर्स भी मिल जाएगा। ये लाइमिंग मटेरियल आप एसिड सोइल के मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। लाइमस्टोन, बेसिक स्लैग स्टील इंडस्ट्री से निकलेगा, पेपर में स्लज, इसमें लाइम स्लैग, स्लैग्ड लाइम या बर्न्ड लाइम। बर्न्ड लाइम का फॉर्मूला एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। स्लैग्ड लाइम का भी पूछ लिया जाता है, जब बर्न्ड लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर लेगा तो ये कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बना लेता है, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। रॉक फॉस्फेट यूज कर सकते हो, इसमें साथ साथ में फॉस्फोरस का सोर्स भी मिल जाएगा। ये तो हो गया लाइमिंग मटेरियल। लाइम की क्वांटिटी निकालना बहुत ज़रूरी है, कितना क्वांटिटी में लाइम डालें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा लाइम डाल दिया या कम लाइम डाल दिया, तो कम डालोगे तो जितना पीएच आपको चेंज करना है वो नहीं हो पाएगा, और बहुत ज़्यादा लाइम आपने डाल दिया तो आपका न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये है कि लाइमिंग मटेरियल के लिए लाइम रिक्वायरमेंट निकाली जाती है। लाइम रिक्वायरमेंट, तो कितना लाइम आपको चाहिए वो निकालने के लिए एक मेथड आता है शूमेकर का। उसमें एसएमपी बफर यूज किया जाता है जिसका पीएच रखा जाता है 7.5। उस 7.5 पीएच वाले शूमेकर का एसएमपी बफर को यूज करके लाइम रिक्वायरमेंट निकाला जाता है। एस का मतलब है शूमेकर, एम का मतलब है एम क्लीन, पी का मतलब है प्रेटे। ये तीन साइंटिस्ट का नाम मिला करके लाइम रिक्वायरमेंट के लिए शूमेकर इसको कहते हैं सीधा सीधा, और एसएमपी बफर तैयार किया गया जिसका पीएच रखा जाता है 7.5, वो यूज किया जाता है लाइम रिक्वायरमेंट के लिए। इस एसएमपी बफर के अंदर, या हम कह सकते हैं इस एसएमपी बफर का कंपोजिशन क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके अंदर नाइट्रोफिनॉल मिलाते हैं, ट्राई इथेनॉल एमिन मिलाते हैं, पोटेशियम क्रोमेट, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम क्लोराइड डायाहाइड्रेट, ये इसमें मिलाया जाता है।
ये 5 चीज़ें मिला करके SMP बफर बनाते हैं, pH 7.5 सेट कर लेते हैं और फिर उसे लाइम रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं। डिजायरेबल pH कितना आपको चाहिए और आपकी सोइल का कितना है, उसको लेकर के लाइम रिक्वायरमेंट निकाल ली जाती है। अब नेक्स्ट आता है आपका इफिशिएंसी ऑफ लाइमिंग मटेरियल। आपका लाइमिंग मटेरियल जितना ज़्यादा फाइन होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, रिएक्शन भी ज़्यादा करेगा। हमने सारे लाइमिंग मटेरियल देख लिए। आपका कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, लाइम स्टोन आ गया, बर्nt लाइम, स्लैक्ट लाइम, पेपर मिल स्लज आ गया, इसको लाइम स्लैग बोलेंगे। इसके अलावा बेसिक स्लैग आ गया, रॉक फॉस्फेट आ गया, ये सब लाइमिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। बट वो आपका जो लाइमिंग मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, उस लाइमिंग मटेरियल की जो इफ़िशियंसी होगी वो डिपेंड करेगी आपके 3 फैक्टर पे। वो 3 फैक्टर कौन से वो देखते हैं। इफ़िशियंसी ऑफ लाइमिंग मटेरियल, पहला फैक्टर है आपका न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू, या कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ लाइमिंग मटेरियल CCE। तो इस पर डिपेंड करेगी आपकी इफिशिएंसी ऑफ लाइमिंग मटेरियल। दूसरी डिपेंड करेगी प्योरिटी, जो भी लाइमिंग मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो उसकी प्योरिटी कितना है। तीसरा डिपेंड करेगी डिग्री ऑफ फाइनेंस पे, और चौथा फैक्टर आ जाएगा परसेंट इफेक्टिव कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजिंग इंडेक्स, और ये हो गया न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू। अब एक एक करके इन सबको हम देख लेते हैं। सबसे पहला न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू या कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ लाइमिंग मटेरियल हम कैसे निकालेंगे। इसका है फॉर्मूला CCE इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर वेट ऑफ लाइमिंग मटेरियल जो आप यूज़ करने वाले हो उसका वेट इनटू 100। अब इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल से, ले लेते हैं समझने के लिए डोलामाइट का। कैल्शियम मैग्नीशियम डाइकार्बोनेट है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया आपका डोलोमाइट। इसमें क्या करेंगे, पहले मोलिकुलर वेट चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट होता है आपका 100, डोलोमाइट का आपका मोलिकुलर वेट हो जाएगा 92, इनटू आ जाएगा 100। अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूला अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ डोलामाइट। 100 मोलिकुलर वेट हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट का, 92 हो गया डोलामाइट का, इनटू द 100। इसको सोल्व करने पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 108.7, 108.7 kg। इतना आपको डोलामाइट डालना पड़ेगा, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट आपको 100 ही डालना पड़ेगा। तो उस 100 के बजाय डोलामाइट आपको 8 kg ज़्यादा डालना पड़ेगा। दूसरा फैक्टर है प्योरिटी ऑफ लाइमिंग मटेरियल। जितनी ज़्यादा प्योर चीज़ होगी वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, तो जितना ज़्यादा प्योर लाइमिंग मटेरियल होगा उसकी इफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तीसरा फैक्टर आता है फाइनेंस यानी पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा छोटा होता है उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, और जितना ज़्यादा आपका सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं। तो इसीलिए डिग्री ऑफ फाइनेंस आपके लाइमिंग मटेरियल की इफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। अब डिग्री ऑफ फाइनेंस USA के द्वारा दिया गया था, उसमें देखिए 60 मैश। 60 मैश का क्या मतलब है, 1 इंची के अंदर 60 नंबर ऑफ ओपनिंग है। 1 इंच के अंदर कितना नंबर ऑफ ओपनिंग होगी, 60। तो 60 मैश की स्विच से अगर आपका लाइमिंग मटेरियल निकल जाए तो उसकी इफिशिएंसी हो जाएगी 100%। 20 मैश की स्विच से लाइमिंग मटेरियल निकल जाए और 60 मैश से नहीं निकले तो उसकी इफिशिएंसी हो जाएगी 60%। 8 मैश की जो सिव है उससे लाइमिंग मटेरियल निकल जाएगा, बट 20 मैश की सिव से नहीं निकलेगा तो उसकी इफिशिएंसी हो जाएगी 20%। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, और इससे रिलेटेड भी एग्जाम में श्योर क्वेश्चन आएगा। फिर चौथा जो फैक्टर है वो है परसेंट इफेक्टिव कैल्शियम कार्बोनेट या न्यूट्रलिटी इंडेक्स। इसमें क्या करेंगे, जो आपने ये कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ लाइमिंग मटेरियल निकाला है उसको फाइनेंस से इंटू कर देंगे, फाइनेंस फैक्टर से, तो आपका क्या आ जाएगा
% इफेक्टिव कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। ये हो गया आपका इफिशिएंसी ऑफ लाइमिंग मटेरियल। अब कुछ कॉमन क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। लाइमिंग मटेरियल में हम लाइम यूज करते हैं, जिप्सम नहीं करते। क्यों नहीं करते उसका रीजन मुझे बताइए। पहला क्वेश्चन, जिप्सम क्यों यूज नहीं करते हैं? जिप्सम में भी तो कैल्शियम है ना, कैल्शियम सल्फेट है, तो जिप्सम क्यों यूज नहीं करते हैं? उसके पीछे रीजन क्या है देखिए। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 × 2S2। जिप्सम को तोड़ेंगे तो निकलेगा आपका कैल्शियम आयंस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब होगा क्या, आपका जो कैल्शियम आयन है वो तो सरफेस पे चला जाएगा, लेकिन बाकी तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड आ गया ना, ये तो pH को लोअर डाउन कर देगा, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते। लेकिन यही जिप्सम आपका सब सरफेस में जो एसिडिटी है उसको करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। सब सरफेस सोइल की एसिडिटी को मैनेज करना है तो हम जिप्सम यूज करेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन आता है, लाइम पोटेंशियल क्या होता है? लाइम पोटेंशियल हो जाएगा आपका, लाइम पोटेंशियल हो जाएगा pH -½ P कैल्शियम। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एक आता है लाइमिंग फैक्टर। लाइमिंग फैक्टर होता है आपका 1.5 से 2 के बीच में। तीसरा क्वेश्चन आता है कि लाइम हमें कौन से मेथड से डालना चाहिए, तो वो हमें करना पड़ेगा ब्रॉडकास्टिंग सरफेस पे, प्लस उसके बाद में अपन क्या कर देंगे, मिक्सिंग कर देंगे। इस हिसाब से हम लाइम डालते हैं। ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में लाइम से रिलेटेड पूछे जाएंगे। पीछे जो फॉर्मूला दे करके CCE निकाला था उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं। वो न्यूमेरिकल आप लोग सोल्व कर लेना। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, उसमें कुछ भी नहीं है, मोलिकुलर वेट निकालना है। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं और समझा दूंगी। मतलब उससे रिलेटेड हम और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ है कि जो लाइम आपने सोइल में डाल दिया, अब वो सोइल में रिएक्शन कैसे करेगा, कैसे मतलब वो आपकी एसिडिटी को, लाइम डालने के बाद में एसिडिटी को करेक्ट करता है। मान लीजिए मैंने एज ए लाइमिंग मटेरियल कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर लिया, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे तो बन जाएगा कैल्शियम प्लस कार्बोनेट, ठीक है। अब क्या होगा, आपकी जो सॉइल है यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन आयन है, एल्यूमिनियम आयन है, और हम इसमें क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट डाल देंगे। उसकी वजह से फिर आपकी सॉइल में क्या हो जाएगा, ये जो क्ले सरफेस है यहाँ पर कैल्शियम आ जाएगा, और आपका जो कार्बोनेट है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बायोकार्बोनेट बना लेगा। बायोकार्बोनेट सोल्यूबल होता है, ये लिस्ट डाउन हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड अगर आपने इसमें डाला, सरफेस में मान लीजिए हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन है, और आपने कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर दिया सॉइल में, तो क्या होगा, सरफेस पे कैल्शियम आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन भी प्रेजेंट रहते ही हैं, कैल्शियम आ जाएगा सरफेस पे, प्लस साथ में रिएक्शन से क्या करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सिल बना लेगा। तो ये जो लाइम है वो क्या करता है, आपकी जो एडजॉर्ब्ड वाले जो आयंस हैं उनको रिप्लेस कर देगा। तो आपकी जो रिजर्व्ड एसिडिटी है उसको कम कर देता है। इससे क्या होगा, रिजर्व्ड एसिडिटी कम हो जाएगी तो सॉल्यूशन के अंदर आपकी एसिडिटी नहीं जा पाएगी, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो आपकी सॉइल एसिडिक होगी ही नहीं। तो इस हिसाब से आपका जो भी लाइमिंग मटेरियल आप डालोगे वो लाइमिंग मटेरियल सॉइल में रिएक्शन करता है। तो ये हमारी एसिडिक सॉइल्स थी, सारी की सारी एसिडिक सॉइल्स खत्म हो गई हैं।
नेक्स्ट हम करेंगे सलाइन सॉइल और सोडिक सॉइल, यानी हमारा साल्ट अफेक्टेड सॉइल। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे जो वीडियोज़ हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।